गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस द्वारा आपको जो भी क्लास दिया जा रहा है वो आपके लिए उपयोगी साबित हो, हमारा यही उद्देश्य है। और फिर नए सरकार की घोषणा सूचना की हो चुकी है। हो सकता है कि 7 फरवरी तक कॉलेज विद्यालय खुलने की संभावना है। तो फिर आपसे हम ऑफलाइन के माध्यम से एक दूसरे के साथ फिर पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम देखते हैं, हमने पिछली कक्षाओं में जिस टॉपिक को लिया था वो टॉपिक था हमारा रिसेंट डेवलपमेंट मैथमेटिक्स। मैंने शॉर्ट में लिखा मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, ये तो कंफर्म है कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन कितने आने वाले हैं मैंने पिछली कक्षाओं में आपको इस चीज का जिक्र कर दिया था। हम बात करेंगे साइंस की। हमने बात की थी कि साइंस का जो मौजूदा हालात है या कह सकते हैं मौजूदा जो विकास है पाठ्यक्रम में देखने को मिलता है, तो किस तरह से इसका विकास हुआ पाठ्यक्रम में। तो हमने इस टॉपिक के ऊपर यानी रिसेंट डेवलपमेंट ऑफ साइंस, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है कि पाठ्यक्रम में साइंस के विकास के लिए हम पाठ्यक्रम में किस रूप से देखते हैं, या पाठ्यक्रम में साइंस का विकास कहाँ तक संभव हो सका है, या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज साइंस का विकास किस तरह से आप देखते हैं। प्रश्न आपके तर्क के ऊपर निर्भर करेगा कि आप किस तरह से उसे हैंडल करेंगे। तो कॉन्सेप्ट अधिक क्लियर होगा तो आप उस चीज को लिख पाएंगे। तो जैसे ही साइंस हम देखते हैं, रिसेंट डेवलपमेंट यदि साइंस यदि आपको आता है, या रिसेंट डेवलपमेंट मैथमेटिक्स आता है, या रिसेंट डेवलपमेंट यदि सोशल साइंस आता है, यदि रिसेंट डेवलपमेंट लैंग्वेज आता है, तो आपको परेशान होने की बात नहीं है। जैसे ये टॉपिक यहाँ से मिला, आपका आंसर वही होगा। यानी कि हम जब चलेंगे साइंस को लेकर चलेंगे, तो हमने आपको पिछली कक्षाओं में बताया था कि जब भी इस टॉपिक से, इस यूनिट से यदि इस क्वेश्चन आने की यदि क्वेश्चन आती है, तो उसमें आप क्या करेंगे कि सबसे पहले साइंस का इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद फिर हम 2 नंबर में साइंस की परिभाषा देंगे। उसके बाद 3 नंबर में हम करेंगे साइंस की ब्रांच के बारे में बताएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। उसके बाद हम चलेंगे कि आयोग जो है यानी कि एनसीईआरटी ने साइंस को लेकर क्या कहा, एनसीईआरटी ने साइंस सब्जेक्ट को लेकर क्या कहा, और इसे करिकुलम में जोड़े जाने का क्या महत्व है, और बच्चों को क्या फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइंस का परिचय देंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, साइंस किसे कहते हैं। दूसरे नंबर में हम साइंस का परिभाषा देंगे, और तीसरे नंबर में हम साइंस के ब्रांच के बारे में बताएंगे, साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। और उसके बाद हम चलेंगे कि साइंस एनसीईआरटी ने, यूनेस्को ने, ये सब जो कमीशन है, ये जो नीतियां आई है, उसने साइंस सब्जेक्ट को लेकर पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा है। तो इस तरह से हम तैयार करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक जो है करीब समाप्त हो चुका है। यानी टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक है
ये हमारा साइंस का हमारा वो समाप्त हो चुका है। उसके बाद हम बात करेंगे मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स को हम किस रूप में देखते हैं, हमारे डेली लाइफ में मैथमेटिक्स का क्या उपयोग है, क्या इसका उपयोगिता है। तो इस तरह से हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे। तो इसकी उपयोगिता हम जानेंगे कि मान लिया कि प्रश्न जो आ गया कि पाठ्यक्रम में गणित का क्या महत्व है या गणित शिक्षण का क्या महत्व है। तो गणित शिक्षण का महत्व हम एज ए टीचर के रूप में देखेंगे और पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग हम जब बात करेंगे तो गणित का जो महत्व होगा या उसके विकास की हम चर्चा करेंगे। तो हमारे देश में ऐसे ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने गणित के बारे में अपना सिद्धांत दिया है, गणित के बारे में अपने थ्योरी दी है। और रामानुजम जो हैं वो भी गणित के बहुत बड़े विद्वान थे। और हम कह सकते हैं कि मान लिया जाए हम इसे ये रहा हमारा कि गणित का विकास हम कैसे देखते हैं। मान लिया जाए ये है 500 BC, क्या है 500 BC, और ये है मान लिया जाए 1000 BC, ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि 400 BC, 1800 BC, हाँ मान लिया गया 400 BC, 1800 BC। ये सब क्या है, ये सब है बिफोर क्राइस्ट। इसे हम कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, यानी कि हम BC का प्रयोग कब करते हैं, ये इतिहास की बात है लेकिन इसे जानना जरूरी है। हम कब करते हैं, हमारा जो ये जो है कब से पीरियड लागू करता है, ये पीरियड कब से लागू करता है, हाँ ये पीरियड कब से लागू करता है, ये कब से करता है, ये कब से करता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि मान लिया जाए गणित का महत्व हमेशा से रहा होगा। लोग मौसम की ऋतु को देखकर उन्हें वर्षा का अंदाजा होता था। मान लें कि ये 500 BC में आदिकाल है, आदिकाल, हाँ ये जो है क्या है, ये क्या है आदिकाल। 500 BC मान लें कि आदिकाल है, ठीक है, आदिकाल 500 BC, ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये वैदिक काल है, ठीक है, वैदिक काल, ठीक है। हम वैदिक काल कर सकते हैं। मान लें कि ये जो है क्या है 400 BC है, तो ये कह सकते हैं मध्यकालीन काल, ठीक है 400। और उसके बाद हम कह सकते हैं 1800, ये जो प्रेजेंट में चल रहा है वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान का, ठीक है। तो जब हम यहाँ से यहाँ तक फिर यहाँ तक चलते हैं, फिर आज जो हम देखते हैं तो कैसे कैसे गणित का विकास हुआ, गणित का हमारे जीवन में क्या क्या उपयोगिता हुई और गणित के कारण हम क्या क्या डेवलप कर पाए। तो इस चीज को हम जिक्र करेंगे यहाँ पे कि गणित का विकास कैसे हुआ और प्रेजेंट में गणित का क्या महत्व है, किसके अंतर्गत, तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत। और पाठ्यक्रम के अंतर्गत जब आपको ये गणित विषय को एक जोड़ा गया महत्वपूर्ण विषय के रूप में, तो इससे बच्चों को क्या क्या फायदा हुआ या बच्चों को जब शिक्षा देते हैं गणित की तो उससे क्या फायदा होने वाला है। तो हम इसी तरह से हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से गणित का विकास हुआ और उसे हम अपने डेली लाइफ को लेकर, अपने डेली लाइफ में जो उसकी उपयोगिता है हम उसका वर्णन करेंगे। तो आपका रिसेंट डेवलपमेंट, साइंस और यहाँ पे मैथ कॉन्सेप्ट को समझना है। यदि रिसेंट डेवलपमेंट मैथमेटिक्स आता है
तो हम उनके विकास के कर्म के बारे में जानेंगे। हम शुरू से चलेंगे, प्राचीन काल से चलेंगे, कह सकते हैं मध्यकालीन भारत से चलेंगे, वैदिक युग से चलेंगे, आधुनिक भारत काल से चलेंगे कि किस तरह से हम मैथ का प्रयोग करते हुए आए थे। जिस समय पहिए का आविष्कार हुआ था, चक्के का आविष्कार हुआ था, या मिस्र की जो पिरामिड थी, जिस तरह से उसका आकार है, तो क्या उसमें गणित का महत्व तो नहीं होगा, गणित का उपयोग नहीं हुआ होगा? उसी तरह से हम कह सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे इतने वर्ष पहले जो है ताजमहल बनाया गया, कुतुब मीनार बनाया गया, लाल किला बनाया गया, और भी बहुत तरह की योजना जो उस समय बनाई गई जो कि आज भी विद्यमान है। तो क्या उसमें गणित का महत्व तो नहीं होगा? गणित का महत्व हमेशा से रहा होगा, और तभी हम आज भी आप मिस्र की पिरामिड को देखते हैं, उसके आकार को देखते हैं, तो आप उतने ऊंचे जो हमारा मिस्र का जो पिरामिड दिखता है, या चीन की दीवार दिखती है जो कि दुनिया के 7 अजूबों में आता है, तो क्या उसमें उसकी जो मोटाई है, चौड़ाई है, जो उसकी हम कह सकते हैं उसका जो डिजाइन तैयार किया गया है, क्या उसमें गणित का उपयोग नहीं हुआ होगा? तो इस तरह से जब हम देखेंगे, एक क्रमबद्ध तरीके से जब हम देखेंगे ये गणित का विकास कैसे हुआ, और आज की परिस्थितियां जो हैं, गणित का उपयोग कहाँ पर हम देखते हैं, गणित से हम किन किन चीजों का विकास कर सकते हैं गणित शिक्षण से, तो वहां पर ये चीज जिक्र करना है, इसका ये चीज चर्चा करना है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद हम या सोशल साइंस लैंग्वेज कर सकते हैं। तो लैंग्वेज कितने प्रकार के होते हैं? लैंग्वेज कितने प्रकार के होते हैं? मातृभाषा होता है, नेशनल लैंग्वेज होता है कि नहीं होता है? उसके बाद हम कह सकते हैं कि हिंदी लैंग्वेज होता है, संस्कृत लैंग्वेज होता है, उसके बाद हम कह सकते हैं कि फॉरेन लैंग्वेज होता है। तो हम यदि लैंग्वेज के विकास की बात करें, लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें, तो आज भी संस्कृत को यदि एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, तो क्या उस भाषा को समाप्त करने के लिए किया जाता है, या उस भाषा के विकास के लिए किया जाता है? ये नीतियां कौन लाती है? ये नीतियां सरकार लाती है, बोर्ड लाता है, और उस विषय को जो महत्वपूर्ण बनाने का कार्य करती है, उसकी लोकप्रियता। मान लिया जाए कि आप मगध में पढ़ते हैं, मगधी भाषा बोलते हैं, और आपने क्या किया कि केरला भाषा को यदि बोलना चालू कर दिया, और बहुत संख्या में केरला की भाषा जो है लोग अपनाते जा रहे हैं, तो क्या आपकी मगधी जो भाषा है, जो मगही भाषा है, क्या वो सुरक्षित रह पाएगी? आने वाली पीढ़ियां उसे सीख पाएगी? नहीं सीख पाएगी, क्योंकि जिनकी जितनी संख्या होगी उतनी उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी। जिस भाषा का ज़्यादा प्रयोग होगा उसकी पॉपुलैरिटी, उसकी जीवन ज़्यादा रह सकते हैं। तो उसी तरह से हम कह सकते हैं कि यदि भाषा के विकास को लेकर हम चलेंगे, तो भाषा क्या है, भाषा के क्या विशेषताएं हैं, और भाषा के विकास के लिए कौन कौन सी शिक्षा में नीतियां आई है, सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं, और पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए एनसीईआरटी ने या कोठारी कमीशन ने किस तरह की योजना बनाई है। तो इस तरह से हमें आंसर को तैयार करना है। एक बार फिर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा, यदि लैंग्वेज के बारे में, यदि भाषा के बारे में आए, तो भाषा घरेलू भाषा भी होती है, मातृभाषा भी होती है, नेशनल भाषा, राष्ट्रीय भाषा होती है, राज्य भाषा होती है, संस्कृत भाषा होती है, विदेशी भाषा होती है, और अंग्रेजी क्या है, एक विदेशी भाषा है। लेकिन उसे रखने का क्या मतलब है? हम तो हिंदी भाषी हैं, भारत में तो अंग्रेजी भाषा नहीं है, भारत की अपनी राजकीय भाषा है, अपने राज्य में सभी लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, तो फिर अंग्रेजी को रखने का क्या मतलब है?
यानी अंग्रेजी एक ग्लोबल लैंग्वेज है, जो कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। यदि हम उसकी जानकारी नहीं रखते हैं तो हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए जानकारी के लिए अंग्रेजी को अभी भी मान्यता प्राप्त नहीं है सब्जेक्ट के रूप में। आपको नॉलेज के रूप में सब्जेक्ट को दे दिया गया है, लेकिन अभी भी मैट्रिक में आप देखते हैं कि अंग्रेजी का नंबर जो है जोड़ा नहीं जाता है, अंग्रेजी को महत्व नहीं दिया है। लेकिन जैसे आप हायर एजुकेशन में जाते हैं तो अंग्रेजी का महत्व बढ़ता है, उसमें आप डिग्री करते हैं। तो अंग्रेजी जो भाषा है वो एक कह सकते हैं कि फॉरेन लैंग्वेज है, और उसे भी उनकी भी जानकारी हमें रखनी चाहिए। इसलिए रखनी चाहिए कि वो देश विदेश में सभी जगह अंग्रेजी एक ही होती है। तो हम इस तरह से भाषा के विकास के बारे में आंसर तैयार करेंगे। उसके बाद हम यदि सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री आते हैं और सिविक्स आते हैं, इकोनॉमिक्स आती है और ज्योग्राफी आती है, और भी कुछ विषय हैं, सब्जेक्ट हैं जो कि सोशल साइंस में आती है। तो यदि हो सकता है कि प्रश्न जो है आपका साइंस और सोशल साइंस के बीच में डिफरेंस करने के लिए आ जाए। हो सकता है कि आपका लैंग्वेज और मैथमेटिक्स में किस तरह से आप डिफरेंस कर पाएंगे, लैंग्वेज क्या है, मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स लैंग्वेज के बिना क्या मैथमेटिक्स हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। जब तक हमारे एक कम्युनिकेट करने का जरिया नहीं रहेगा, किस भाषा में आप पढ़ेंगे, क्या बोल रहे हैं, सामने वाला आदमी नहीं समझ पा रहा है तो क्या आपका गणित कोई समझ पाएगा? आप हिंदी जानते हो और मैं उर्दू में बात करूं तो क्या आप समझ पाएंगे? तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है इसे समझने का प्रयास करेंगे। इस तरह की जो कर सकते हैं, जो क्वेश्चन जो बन सकता है, मैंने उस पर डिस्कस किया है। क्योंकि आपका जो ये पेपर है 40 नंबर का है, 10 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है या असाइनमेंट जो भी कर सकते हैं, तो क्वेश्चन ज़्यादा बनेगा नहीं, ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जब आप समझ में जाएंगे तो 2 पेज लिखने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, उतना ही में आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो आज हम यदि बात करें तो यूनिट 3 की बात करें तो उसमें रिसेंट डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स, साइंस, लैंग्वेज, सोशल साइंस के बारे में मैंने चर्चा किया है। तो आज जो हमारा ये टॉपिक है यूनिट 3 का, ये समाप्त होता है। और यूनिट 3 में एक टॉपिक और है, मैं उसे बताना चाहूँगा यहाँ पे। यूनिट 3 में आपका जो एक टॉपिक और है वो क्या है, मैं उस पर फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। आपका है नहीं, आपका यूनिट 3 पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। फॉर्मुलेशन ऑफ कंटेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन मैंने इस चीज को बता दिया है आपको। और रिसेंट डेवलपमेंट ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, सोशल साइंस एंड इश्यूज रिलेटेड विद डिसिप्लिनरी नॉलेज, तो इस बारे में भी मैंने आपको यहाँ पे आज ये क्लास समाप्त कर दिया है। आपका 3 यूनिट जो है समाप्त हो चुका है। अब उसके बाद आपको हम यूनिट 2 में चलेंगे, डिसिप्लिनरी नॉलेज एंड रोल ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज इन द ओवरऑल स्कीम ऑफ अ स्कूल करिकुलम। जॉन डीवी कहते हैं कि रोल ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज इन द ओवरऑल स्कीम ऑफ अ स्कूल करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम के निर्माण में या अनुशासनिक ज्ञान का पाठचर्या में क्या भूमिका है, और ये किसके संदर्भ में कह रहा है, यानी कि जॉन डीवी ने भी जो पाठ्यक्रम के लिए जो रखे हैं अपने विचार, उनके बारे में बताना है। तो यूनिट 3 आपका समाप्त हो चुका है और यूनिट 2 में हम नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।
आपका दिन मंगलमय हो।